मेल पर आया था अनीता का। तो अनीता का तो ठीक नहीं लगा मुझे। अनीता जी हैं अभी आप क्लास में या चली गई? प्रणाम सर। हाँ सर। हाँ सर, मैं हूँ। सर मैं अच्छा। कर रही हूँ, मैं बाद में आपको भेजूंगी। वो आपके पास आपने गलती तो से गया है। आपने तो आपने तो पूरा चैप्टर टाइप का ही लिख दिया था ना। बहुत लंबा सर चौड़ा वो था एक्चुअली आपका। एक्चुअली सर आपके पास तो नहीं जाना चाहिए था। हाँ मुझे हाँ हाँ जानकारी नहीं थी कि वो किस फॉर्मेट में जाना है, बट आपको 2-3 दिन में मिल जाएंगे जिस फॉर्मेट में जाना है। हाँ वो हाँ, चलो नहीं आप मतलब फिलहाल। आपके। हाँ नहीं, मेरा ये था कि टॉपिक सबका अगर डिसाइड हो जाता है ना, तो उससे फिर हम लोगों को ये पता लग जाता है कि हमें कैसे काम करना है। और अभी इस दौरान जो बातें हमारी चर्चा हो रहा, जो हमारा बातचीत हो रही है, तो अपने टॉपिक के बारे में हमको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है कि हमें जी कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार का रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनानी है। जी क्योंकि जी बहुत सारे लोगों को आज आज हमारे एक मित्र हैं। जी मित्र नहीं, उनको वो हमारे वरिष्ठ हैं, वो जामिया हमदर्द में पढ़ाते हैं वो। प्रोफेसर जी अजय कुमार सिंह नाम है उनका। आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त पोस्ट लिखी है फेसबुक पे। और उन्होंने लिखा है कि कुछ क्वालिफाइड काम को छोड़कर अधिकतर पीएचडी जो इंडिया में होती है, उन्होंने इतनी सारी बातें लिखा है कि सब कट पेस्ट होता है, ये होता है, डेटा थेफ्ट होता है, वल्गैरिटी होता है, क्या क्या। तो जी उस प्रकार से हम सबको इन इन सारे जो प्रपंचों से बचना चाहिए। और ठीक ठीक है, सबका अपना काम करने की सबकी अपनी मर्यादा हो, सबकी अपनी एक सीमा होती है। लेकिन तब जी। भी मेरा मेरा मानना है कि हम सब अपने स्तर पे तो कम से कम काम में कोताही ना ही करें अपने स्तर पे। ठीक है, बाकी जितनी सामर्थ्य, जितना जो आदमी कर पाया वो सर दो ये तीन दिन में ध्यान आपके देना पास हो। सर 2-3 दिन में आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा बचा ठीक हुआ। है ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए जी। आप। तो अभी अपने पास जो आ गए हैं, 15 लोग आ गए हैं। और तो 15 लोगों में भानु जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी सर। तो हम कितने समय के बाद भानु जी लोगों को नहीं आने दे रहे हैं आजकल? सर 9:35 के बाद सर। हाँ, तो 9 5 के बाद आप उनको आने देना, बंद बंद कर देना उनको। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं अपना काम। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था नॉन रिएक्टिव रिसर्च। और उस दिन हमने हमने जिक्र किया था, चर्चा हमने की थी कि नॉन रिएक्टिव का क्या मतलब होता है। और आप सबने जिसका जो जो परिप्रेक्ष्य था, राजीव जी का साइंस है, तो ये साइंस के बारे में बहुत सारी ये परिभाषाएं बता रहे थे, केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस। लेकिन इसका एक बहुत मोटा सा जो बात है, जो हम सबको समझना है कि रिएक्टिव मतलब होता है कि जो हमारे जिससे हम किसी प्रकार की अंतः क्रिया कर पाए, जिससे हम कुछ बता पाए, पूछ पाए, और जो हमारी बातों का, हमारी चीजों का जवाब दे पाए, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव। जो ना दे पाए उसको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव जो होता है वो आमतौर पे उस प्रकार के शोधों को बोलते हैं जहां पर हमारा कोई रिस्पॉन्डेंट नहीं होता है। रिस्पॉन्डेंट को हिंदी में बोलते हैं उत्तर देने वाला। जहां कोई हमारा उत्तर देने वाला हमारा नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। और इस प्रकार के शोध कौन से होते हैं? तो इस प्रकार के शोध वह शोध होते हैं जिनका स्वरूप या तो नॉर्मेटिव होता है, जो किसी मूल्य परक विषय को लेकर शोध होते हैं, या किसी थियरी या थॉट के विषय पर शोध किए जाते हैं, जो किसी राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक विचार या राजनीतिक विचारक, इनके ऊपर शोध किए जाते हैं। या इस प्रकार का भी शोध हो सकता है जिसका जो मूल होता है, जिसका स्वरूप होता है, वो ऐतिहासिक होता है। कि अ, हम लोगों को इतिहास के आधार पर उसका अध्ययन करना होता है। और इतिहास के लिए तो हमें कोई व्यक्ति चाहिए नहीं होता, हमें केवल कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं। तो उसके हिसाब से हम शोध करते हैं। और अंतिम होता है जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव। तुलनात्मक अध्ययन के नाते भी बहुत सारे शोध ऐसे होते हैं जहां पर अगर उस शोध का स्वरूप सैद्धांतिक है, तो वहां भी हमको कोई रिएक्टिव एलिमेंट नहीं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इस हफ्ते इस जो विभिन्न प्रकार के मैंने आपको शोध के प्रकार बताए,
ये नॉन डिडक्टिव में एक आज हम जिसकी चर्चा करेंगे उसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। आने वाले दिनों में कंपैरेटिव रिसर्च क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, और इस प्रकार से और भी जो हैं नॉन डिडक्टिव, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का अपना विषय है कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट हम सब ने शब्द सुना हुआ है। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट को बहुत सारी शब्दों से हम कह सकते हैं हिंदी में। जैसे किताबों का कंटेंट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमणिका बोलते हैं उसको। इसी प्रकार से किसी कृति का कंटेंट होता है। फिल्मों में क्या कंटेंट है, किसी पत्रिका में क्या कंटेंट है, किसी टीवी पर क्या कंटेंट आ रहा है। तो कंटेंट एक व्यापक शब्द होता है जिसके बहुत सारे अर्थ विभिन्न प्रकार के संदर्भों में हम देख सकते हैं। तो अभी लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब हम बात करते हैं कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं सोशल साइंस रिसर्च में, तो यहाँ पर हमारे लिए कंटेंट मतलब क्या होता है? कौन इस बात को बताएगा? अभी मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को, या अभी भी हवा में ही बातें चल रही हैं? कोई है जो बातचीत कर सकता है? यस सर। हाँ, कौन है? मणि जी बताओ। सर कंटेंट मतलब होता है पाठ्य सामग्री या फिर डाटा से संबंधित जो हमारे पास अध्ययन होता है उसको हम उसमें रख सकते हैं कंटेंट एनालिसिस मेथड में। अच्छा, और कोई बताइए, और कोई बताइए। आज क्लास में ये अनुराधा है क्या? अनुराधा, अनुराधा है क्लास में? अनुराधा, यस सर। ये इतना इतना देर क्यों लगता है आपको हाँ जी सर, रिस्पॉन्ड बोलिए। कर? हाँ हाँ। हाँ जी सर। हाँ हाँ, मैंने आपसे पूछा कि कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट। यस सर, कंटेंट का मतलब होता है विषय सामग्री। मतलब हमने विषय में कौन कौन सी सामग्री यूज की है, कौन कौन सी चीजें डाली है, वो हिंदी में तो कंटेंट को भी सामग्री बोलते हैं। अच्छा, कंटेंट को सामग्री बोलते हैं। ठीक है। और कोई? और कोई सामग्री है? विश्लेषण। सामग्री विश्लेषण, अच्छा। ठीक है। और बताओ कोई। मोनिका जी है क्या क्लास में? मोनिका जी, रोहित। मोनिका जी क्लास में है? रोहित जी रुको जरा, मोनिका जी को पहले। मोनिका जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मोनिका जी बताइए। कंटेंट क्या होता है मोनिका जी? बताइए मोनिका जी। मोनिका जी, चलो मोनिका जी क्या। हाँ मोनिका जी, मैंने मैंने पूछा कंटेंट क्या होता है? कंटेंट। टॉपिक आपकी है मोनिका जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी साफ। वीडियो अपना बंद कर लीजिए, एक बार वीडियो बंद करके बोलिए जरा। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी सर। मोनिका जी। हाँ, कंटेंट के बारे में आप ही हेलो। अच्छा, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ नहीं रही है तो कोई बात नहीं। आप अभी आप मत बोलिए। इससे पूछते हैं, रोहित ने कहा था बोलने के लिए, इच्छा जाहिर की थी। रोहित बताओ। रोहित। सर कंटेंट होता है। जी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर रोहित जी। कंटेंट मीन्स होता है जो हमारे पास उसके उस विषय संबंधित सूचना। सूचनाएं होती हैं। जी। अच्छा, हाँ सर मैं चलो बताना ठीक है। तो पहली बात तो अपना कौन है? हाँ मिनी सर बताओ। जो जो सर हमने अपने विषय से संबंधित सामग्री इकट्ठा की है सर उसको हम एनालाइज करते हैं कि हमारी सही है नहीं। सर हम उसे देखते हैं मतलब कि जो हमारा डाटा सही है या फिर गलत है।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो हमने सर हमने सही नहीं, मतलब नई जानकारी के साथ जोड़कर देखते हैं। अच्छा, मणि जी आप तो आज बड़े उत्साह में बातें कर रही हैं, क्या बात है? 3 बार बोली आप एक ही विषय पर आप हैं? सॉरी। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज जो हम लोगों ने काम किया उसको बोलते हैं भेड़ चाल। क्या बोलते हैं उसको? भेड़ चाल बोलते हैं। मणि जी ने एक चीज कह दिया कि सामग्री और किसी चीज का जो जो हमारे पास सामग्री होती है, और सबने उसी को कह दिया, और सबका ही गलत है। ठीक है। इसलिए हमको थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगा के बात करनी चाहिए। औरों को ठीक है, थोड़ा सा औरों से हम हिंट ले सकते हैं, परंतु अपनी बात कहने का अलग लाभ होता है, उसका अलग उसका महत्व होता है। तो कंटेंट, मैंने कहा कि आप सबका जो उत्तर है उस दृष्टि से गलत नहीं है कि कंटेंट का मतलब आप लोगों ने बताया, लेकिन कंटेंट विश्लेषण के नाते आप जो कंटेंट बता रहे हैं, जैसे अभी अंतिम किसने बताया? अंतिम बताया नेहा ने। नेहा कह रही है कि हम अपने शोध करने के लिए जो सामग्री इकट्ठी करते हैं उसको हम करते हैं एनालाइज, और उसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो ये उत्तर गलत है, इस प्रकार का उत्तर। तो पहली बात तो इसके लिए जो शब्द है कंटेंट, इसके लिए कभी भी सामग्री शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। सामग्री का शब्द का प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल, मटेरियल बोलते हैं। तो कंटेंट मटेरियल नहीं होता है। तो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट को हम कह सकते हैं विषय वस्तु, हम कह सकते हैं विषय वस्तु, हिंदी में बोल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कंटेंट की जो अवधारणा है वो वास्तव में कॉन्टेक्चुअल अवधारणा है, उस संदर्भ के हिसाब से बदलने वाली अवधारणा है वो। इसलिए हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे लिए कंटेंट का अर्थ समझा जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि टीवी पर जो सीरियल आते हैं, सीरियल ही नहीं, जो भी कार्यक्रम टीवी पर आते हैं, अगर 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 आप लोग न्यूज सुनते होंगे, न्यूज चैनलों पर न्यूज सुनते होंगे, तो वो नीचे एक उनकी टैग लाइन चलती रहती है, एक लिख के आता रहता है कि इस चैनल पे जो कंटेंट दिखाए जा रहे हैं वो कंटेंट ब्रॉडकास्ट कारपोरेशन, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक एक ये संस्थान है टीवी चैनलों का, जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनका एक संगठन है ये। वो कहते हैं कि इस चैनल पे दिखाए जाने वाले कंटेंट के बारे में अगर आपको कोई शिकायत है तो आप ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया में शिकायत कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया इसने कंटेंट का, टीवी चैनल ने, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि जो भी चीज उस चैनल पे दिखाया गया, कोई खबर, कोई व्यक्ति, कोई सूचना, कोई वस्तु, कोई जानकारी, कोई घटनाक्रम, किसी किसी चीज को बताने की दृष्टि। अब जैसे आजकल सुशांत राजपूत के की आत्महत्या का जांच का काम चल रहा है, तो उसमें हर चैनल का अपना अपना अलग अलग परिप्रेक्ष्य है दिखाने का। कुछ लोग ये शो कर रहे हैं कि जैसे सुशांत की हत्या हुई और उसकी जांच होगी तो रिया चक्रवर्ती और ये जो ठाकरे जी का बेटा है, ये सब फंसेंगे इसमें। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, नहीं भाई, रिया का तो जो विच हंट हो रहा है उसके पीछे लोग पड़े हैं, ऐसा। तो ये कंटेंट होता है, और इस प्रकार की चीजों को दिखाने का एक दृष्टि होता है, उसका एक अपना कारण भी हो सकता है। उसके बारे में वो चैनल कहते हैं कि अगर किसी को शिकायत है तो वो यहाँ पर शिकायत कर सकता है। अब चैनल पे दिखाने के लिए कंटेंट का मतलब दूसरा होता है। एक और मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल, मैंने कहा था जितनी भी किताब छपती है या मैगजीन छपती है, उनके आरंभ में जो अनुक्रमणिका होती है उसको भी इंग्लिश में कंटेंट ही बोलते हैं। बहुत लोग उसको इंडेक्स बोलते हैं, बच्चों का में इंडेक्स बोलता है, बहुत लोग उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो वो मतलब क्या होता है? कंटेंट को हम बोलते हैं विषय सूची, कि ये अध्याय, इसका शीर्षक इस पन्ने पर दिया हुआ है, वो भी कंटेंट होता है। परंतु अपना जो विषय है, जो कंटेंट एनालिसिस हम करना चाहते हैं, या जिस विधि का हमको प्रयोग करना है, वहां पर कंटेंट मतलब ना तो टीवी चैनल कंटेंट होता है, ना ही विषय वस्तु जो अनुक्रमणिका होती है। इसका मतलब होता है कि जिस भी दस्तावेज का हम अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी पुस्तक का,
जिस भी लेखक का, जिस भी किसी उपक्रम का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर आपको अपने व्यक्तित्व का वर्णन करना है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, तो अपने व्यक्तित्व के वर्णन करने के लिए हम क्या कौन सा हम ढंग अपना सकते हैं। हम अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पहलुओं को हम पहले समझेंगे कि हमारा नाम है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, हमारी शारीरिक संरचना है, हमारा दृष्टिकोण है, हमारी बोली भाषा है, खान पान है, रहन सहन है, क्षेत्र। तो ये सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व का कंटेंट बन जाते हैं। और इसलिए अगर मान लिया कि किसी व्यक्ति को अध्ययन करना है महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का, तो उसको इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी पर बायोग्राफी लिखी है, उनकी जीवनी लिखी है, तो जीवनी को लिखते हुए उनका किस चीज पर वो बल देंगे, ये हमको ध्यान करना है। जैसे दो किताब आपके सामने मैं महात्मा गांधी पर बताता हूं मैं। एक किताब बहुत पुरानी, बहुत फेमस किताब है, जिन लोगों ने कुछ पढ़ा होगा गांधी के ऊपर वो जानते होंगे। किताब का नाम है, किताब के लेखक है राघवन अय्यर, और उनका उनकी किताब का जो शीर्षक है वो है द सोशल एंड मॉरल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। अब इस किताब में उन्होंने महात्मा गांधी का जो मोरल फिलॉसफी है, सोशल फिलॉसफी है, उसका अध्ययन किया है उन्होंने। गांधी का सत्य क्या है, अहिंसा क्या है। अब गांधी ने कौन से आंदोलन किए, इस पे अध्ययन नहीं है। इतना सारा चीजें लिखा है गांधी जी ने, 100 खंडों में छपी हुई हैं वो चीजें। तो उन चीजों को हमें क्या क्या चाहिए, इसको पहले हमको दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे एक दूसरी किताब लिखी है विद्युत चक्रवर्ती ने, उनकी किताब का नाम है गांधी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। अब इनकी किताब का शीर्षक है पॉलिटिकल बायोग्राफी, तो इनका पूरा पूरा जो सार संक्षेप होगा वो पॉलिटिकल के हिस्से पर होगा। राघवन अय्यर का है वो मॉरल और सोशल फिलॉसफी पर होगा वो। तो इस प्रकार से हमको, हम किस दृष्टिकोण से, किस परिप्रेक्ष्य में, किस अपने वैचारिक परिप्रेक्ष्य को लेकर हम अध्ययन करना चाहते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और ये जब हमको पता लग जाता है, फिर हम अध्ययन करना अपना आरंभ करते हैं। जैसे बहुत सारे आप में से कुछ लोगों ने, पता नहीं राजीव ने कहा था, किसने कहा था ये, कि ये अध्ययन करना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के चिंतन के, आर्थिक चिंतन का अध्ययन, मतलब चौधरी चरण सिंह जी का जो चिंतन है उसके अंदर आर्थिक पक्ष क्या है, इसका अध्ययन करना चाहते हैं। तो इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने, चौधरी साहब के बहुत सारे परिप्रेक्ष्य होंगे, आर्थिक का परिप्रेक्ष्य इन्होंने अध्ययन करने के लिए लिया, परंतु वो परिप्रेक्ष्य हम कैसे प्राप्त करेंगे उसको। तो उसको प्राप्त करने का हमारा जो तरीका होता है वो होता है कि उनकी कई बातों में, उनकी लिखी किताबों में, उनके भाषणों के संकलन में, और उनके ऊपर जो और भी विभिन्न प्रकार के पत्र प्रकाशित हुए होंगे, उनमें आर्थिक पक्ष क्या है इसका अध्ययन ये कर सकते हैं। तो कंटेंट का जो अर्थ होता है हमारे लिए, वो होता है कि किसी भी पुस्तक, किसी भी दस्तावेज, किसी भी शोध का जो हमारा रिपोर्ट वगैरह होती है, उसके अंदर की कही गई बातें, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विषय वस्तु बोलते हैं, विषय वस्तु। तो कंटेंट के नाते हम विषय वस्तु का शब्द का हम प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा, विषय वस्तु। इसके बजाय कि उसको हम सामग्री बोले, विषय वस्तु कहना ठीक रह सकता है हम सबके लिए। और इसका जो भावार्थ है वो किसी भी चीज के, किसी पुस्तक के अंदर, किसी संकलन के अंदर कि अंदर में जो बातें समाहित हैं, जैसे मान लीजिए किसी लेखक का उपन्यास है, तो उपन्यास के अंदर जो समाहित बातें उनका अध्ययन करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है, तो उसके अंदर जो बातें हैं उनका, उनको हम बोलते हैं कंटेंट। तो ये बात हम सबको समझ आ गई, मतलब क्या है कंटेंट का, कि जिसका भी हम अध्ययन करना चाहते हैं उसके अंदर जिन जिन चीजों को समाहित किया गया है लेख रूप में, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। और दूसरा अपना शब्द है एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं विश्लेषण।
ध्यान करने की बात है, एक दिन हम सब ने और भी पहले एक क्लास में चर्चा की थी कि विश्लेषण शब्द का मतलब क्या होता है। तो विश्लेषण शब्द दो और शब्दों को के बीच का एक क्रम होता है। दो और शब्द क्या है? एक शब्द होता है वर्णन करना, वर्णन, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। एक तरफ एक सिरा है, एक शीर्ष है, और दूसरा शीर्ष होता है आलोचना। आलोचना क्या होती है? किसी चीज का हम उसकी न्यूनता को हम बताएं, कमी को हम बताएं। इसे जब भी लिखा जाता है आलोचनात्मक, तो उसमें हमको एक दो तीन चार बातों को, ऐसी बातों को लिखना होता है जो नकारात्मक होती हो, जो उस सिद्धांत की, उस लेखक की, उस विचार की, उस प्रक्रिया की, उस परंपरा की न्यूनता को बताते हैं। जैसे मान लिया आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो अब इस प्रश्न के उत्तर में आप जो जो बातें लिखें महिला सशक्तिकरण के ऊपर भारत में, लेकिन अंत में एक खंड हेडिंग देके आपको आलोचनात्मक विवेचन जरूर लिखना चाहिए, और उसमें आप बताएं कि ये कमियां रह गई हैं। प्रयत्न बहुत सारे हुए, बहुत सारे उसमें सफलता मिली, लेकिन ये कमियां रह गई हैं। तो दो अपने पास धुरी कौन सी है, दो अपने पास पोल्स कौन से हैं? एक पोल है वर्णन करने का, एक पोल है आलोचना करने का। इन दोनों पोल्स में, दोनों ध्रुवों में क्या अंतर है कि जब हम किसी चीज का, जब हम वर्णन करते हैं तो हम आंखों देखी कहते हैं, जो जो हमने आंखों से देखा वो हमने कहा। तो जो क्रिकेट की कमेंट्री होती है, या 26 जनवरी का जो परेड का उसका जो लाइव टेलीकास्ट और कमेंट्री होती है, या ऐसे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो ये हूबहू वैसे ही हमारे समक्ष बता दिया जाता है। ना उसकी अच्छाई बहुत ज्यादा बताई गई, ना उसकी बहुत ज्यादा उसकी बुराई बताई गई। जो था कैमरा है वो सबको कैप्चर कर रहा है। जैसे जैसे परेड आई, जैसे जैसे बॉलिंग हुई, बैटिंग हुई, कोई कार्यक्रम हुआ, उसको वैसे वैसे उसने दिखा दिया। कमेंटेटर ने उसका वर्णन वर्णन कर दिया उसका। इसको बोलते हैं वर्णन करना, बिना अपने मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किए हुए। जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्णन, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलोचना क्या होती है कि हम जानबूझकर, प्रयत्न पूर्वक, बहुत कोशिश करके किसी चीज की हम न्यूनता, कमी को हम बताते हैं, ये कमी है भाई इसमें। और ध्यान करने की बात है कि आलोचना में हम अच्छा नहीं बताते हैं, उसकी उपयोगिता, उसका गुण, उसका लाभ, उसकी प्रसन्नता, इसकी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं उसकी न्यूनता का, कमी का। तो ये दो हमारे पास जो धुरी आ जाते हैं, पोल आ जाते हैं, इनके बीच वाले क्रम को हम बोलते हैं विश्लेषण। इनके बीच के क्रम को हम बोलते हैं एनालिसिस। अब बीच का क्रम क्या होता है? तो हमें से कोई बता सकता है क्या? ये जो जो धुरी हमने बताई, एक तरफ वर्णन करना, एक तरफ आलोचना करना, इसके बीच में क्या हो सकता है? अब कोई भी अपना नाम लेकर बता सकता है, बताइए। समालोचना। किसका नाम है ये? प्रमोद। प्रमोद जी बता रहे हैं क्या? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप प्रमोद जी? कह रहे दोनों के बीच समालोचना कह रहे हैं आप? समालोचना। क्या मतलब होता है शाब्दिक अर्थ वैसे क्या समालोचना का? सर इसमें आलोचना के साथ ही उसकी अच्छाइयां भी बताई जाती है, मतलब पॉइंट्स के थ्रू आप उनकी आलोचना भी, अच्छा, जो कमियां रह गई हैं वो, और जो अच्छाइयां हैं उनका भी। अच्छा ठीक है। और कोई बताइए, और कोई बताए। राजीव जी है क्या क्लास में? नमस्ते सर। राजीव जी, हाँ नमस्ते। आप कुछ कहें, आप कुछ बताएं सर राजीव जी। सर विश्लेषण मतलब जो उसमें हाँ विशेष, तो वही तो हम जानना चाहते हैं। हाँ, जो उसका विशेष जो लक्षण है उसका वर्णन करना, चाहे अच्छा वो नकारात्मक पक्ष हो चाहे सकारात्मक पक्ष का हो, निष्पक्ष अच्छा, विश्लेषण। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुरेश जी है क्या क्लास में? सुरेश जी,
सर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें आ जाएंगी। अच्छा, ठीक है। और राजकिशोर है क्या क्लास में? राजकिशोर जी? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है हाँ सर? हाँ जी, आवाज आ रही है, आप बताएं। हाँ सर, यही इसमें मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्षों का मतलब कि दोनों पक्षों के बारे में बताते हुए वो कितना हमारे लिए कहाँ कहाँ उसमें कमियां रह गई, कहाँ अच्छाइयां हैं, और उसमें कुछ अपनी तरफ से भी कुछ नया जोड़ना। अपनी अपनी तरफ से नया क्या जोड़ सकते हैं? उसमें जो सर कमियां रह गई उनके बारे में बताते हुए। कमियों को हम ठीक करें क्या, ये हम बताएं क्या? नहीं, उनका सर मतलब कुछ सुझाव सुझाव के साथ आती हैं ये बातें उसमें। सुझाव जब कोई मांगे तब दिया जाए कि बिना मांगे ही दे दिया जाना चाहिए? नहीं सर, मांगने की जब हम किसी चीज के बारे में मतलब लिखते हैं या उसमें तो कुछ कुछ अपना अपना वैचारिक दृष्टिकोण या अपनी बातें भी उसमें देने का प्रयास। अच्छा चलो ठीक है। लेकिन आपने जो सुझाव कहा इसके बारे में अपने पवन सर एक बड़ी रोचक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई आजकल ऐसा समय चल रहा है कि अगर आपका कुछ बहुत देने का मन कर रहा है ना किसी को ना, तो उसको एक टॉफी आप दे सकते हैं, लेकिन सुझाव नहीं देना चाहिए जी बिना वो कहते हैं बिना मांगा सुझाव देना, समझिए आप बैल मुझे मार वाली हालत हो जाती है। खतरनाक हो इसलिए जाता है। हाँ, इसलिए सुझाव देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने ठीक ठीक बात कही, लेकिन वही था कि आप लोग एक बात कहते थे वही बात आप लोग बार बार दोहराते हैं उसी को। नई बात थोड़ा कहनी चाहिए। तो ये इसमें क्या होता है विश्लेषण, इसको हम तीन स्तर पे समझ सकते हैं। तीन चरणों का काम होता है विश्लेषण। पहला काम तो ये होता है निश्चित रूप से, जिसमें हम किसी चीज को देखते हैं। जब हमारे सामने कोई चीज आती है, भगवान ने हम लोगों को इंद्रियां दी हुई हैं। वो हमारी आंख है, वो हमारे कान है, वो हमारी त्वचा है। इसके द्वारा हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि हम सब शोधार्थी हैं, तो इसलिए हम हमारा विशेष ध्यान क्या रहेगा, हमारा ध्यान रहता है पढ़ने पर रहता है। कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, तो ये पहला है हमारा स्टेज, पहला चरण है हमारा, कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर कुछ विचार निश्चित रूप से आते हैं। जब हमने कोई कोई हमने पंक्ति पढ़ी, तो हमारे मन में एक प्रकार से नए विचारों का आगमन होता है। ये पहला हमारा चरण होता है जो हर कोई व्यक्ति करता है। अब दूसरा चरण है जहां से शोधार्थी का और आम पाठक का अंतर स्पष्ट होता है। मैंने कहा कि पढ़ाई हर व्यक्ति करता है। जब व्यक्ति पढ़ लिख गया है, उसको आंखें उसके पास है, तो वो निश्चित रूप से अध्ययन करता है। वो अध्ययन उपन्यास का करे, अखबार का करे, मैगजीन का करे, कुछ का भी करे, लेकिन पढ़ता सब है। लेकिन अंतर क्या है सामान्य पाठक में और एक शोधार्थी में? अंतर आता है दूसरे चरण का। पहला चरण पढ़ाई दोनों करते हैं। दूसरा चरण क्या आता है? दूसरा चरण ये आता है कि जब कोई सामान्य पाठक पढ़ता है, तो उसको बहुत ज्यादा वो अपना मस्तिष्क उस पर लगाता नहीं है। वो पढ़ता गया, जो उसके ध्यान में बातें आई वो उसके दिमाग में बैठती गई, नहीं आई तो उनको छोड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। परंतु जो शोधार्थी होता है, वो चीजों को पढ़ के अपनी उसकी समझ है, अपना उसका चिंतन, अपने उसके ज्ञान का परिप्रेक्ष्य, अपनी उसकी जीवन की परंपराओं, अपने उसके कन्विक्शंस, जिसको हम बोलते हैं उसकी आश्वस्तियां, जिन चीजों से आश्वस्त है वो, उनके अपने जो 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 उसका जो वैचारिक परंपरा उसकी रह सकती है, उनके आधार पे वो उन पढ़ी हुई बातों को सोचता है, वो अप्लाई करता है वहां पर। जैसे मान लीजिए कि एक दृष्टांत है कि भारत राष्ट्र है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत एक निर्माणाधीन राष्ट्र है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने राष्ट्र बनाया।
बहुत लोग कहते हैं कि भारत तो वास्तव में राष्ट्र है ही नहीं, ये बहुत सारे उपराष्ट्रीयताओं का समुच्चय है। तो बंगाली भी, बिहारी भी, उड़िया भी, तेलुगु भी, तमिल भी, ये सब उपराष्ट्र हैं, इनका समुच्चय है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत तो प्राचीन काल से ही राष्ट्र है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का स्वरूप जो है वो सांस्कृतिक है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीयता वास्तव में भौगोलिक है, इसलिए जो जो हमारी सीमा के अंदर क्षेत्र है वो हमारा राष्ट्र है, उसके उसके हिसाब से हम अपनी राष्ट्रीयता का निर्माण करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, भारत की राष्ट्रीयता में कुछ ऐसे पाश्चात्य मूल्य हैं, कुछ ऐसे पाश्चात्य आधारभूत तत्व हैं, जैसे वो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय चिंतन में धर्मनिरपेक्षता बहुत आधारभूत तत्व है, समाजवाद बहुत आधारभूत तत्व है। वो क्या कहते हैं कि धर्म का समाज राज्य से अलग होना ये बहुत बड़ा तत्व है। वो कहते हैं कि जो राज्य के कार्य होने चाहिए वो कार्य पूरी तरह से एनोनिमस होने चाहिए, वो मतलब गुमनाम से होने चाहिए। इसको हम लोग प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बोलते हैं लोक शासन में, हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी बोलते हैं। जो गुमनाम तो नहीं शब्द हम कह सकते हैं, अनाम कह सकते हैं, अनामता का सिद्धांत, कि कार्य जो है चाहे जो कार्य करे वो व्यक्ति अपना नाम नहीं लिखेगा उस कार्य करते हुए। तो ऐसे बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं भारतीय राष्ट्र के बारे में, लेकिन अब इनको हम किसको सही माने किसको गलत माने, ये निर्भर करता है हमारी अपनी दृष्टि पर, हमारे अपने सोच पर, हमारे अपने विमर्श पर। तो दूसरे चरण में जो शोधार्थी होता है वो किसी भी चीज को जो पढ़ता है, सुनता है, देखता है, वो उस पर अपने मस्तिष्क को वो अप्लाई करता है, लागू करता है वो। और जैसे हमने मस्तिष्क को अप्लाई किया वैसे ही हमारा मस्तिष्क उस विचार पे रिएक्ट करता है, उस विचार पे ये अपनी प्रतिक्रिया देता है। वो प्रतिक्रिया चाहे समर्थन में हो कि हाँ भाई ये विचार सही है, वो प्रतिक्रिया चाहे विरोध में, नहीं ये विचार गलत है, और वो प्रतिक्रिया एक प्रकार से तटस्थ भी रह सकती है, भाई ठीक है मुझे कोई मतलब नहीं है ये सही गलत का, कोई मुझे निर्णय निकलना है, लेकिन ये है कि विचार चलो ठीक है, इसका ये विचार आता है तो कोई बात नहीं। जैसे अब आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जीवन में एक क्रम चल रहा है जिसको हम सब बोलते हैं LGBT बोलते हैं। एल मतलब लेस्बियन, बी मतलब होता है LG, जी मतलब गे होता है, बी मतलब होता है बाइसेक्सुअल, LGBT, टी मतलब तो ट्रांसजेंडर। ये विभिन्न प्रकार के जो लैंगिक अभिरुचियों वाले लोग होते हैं। हम सब जानते हैं लेस्बियन, इन सबके शब्द का हमें नहीं पता शब्द का अर्थ क्या होता है इनका, लेकिन लेस्बियन तो मुझे पता नहीं कि लेस्बियन होते कौन है। ये कोई बात नहीं, विषय जो मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रकार की ये व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत लैंगिक उसकी अभिवृत्ति होती है। तो कोई पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित है, कोई स्त्री पर से आकर्षित है, कोई कुछ कुछ ट्रांसजेंडर है जिसको हम बोलते हैं जो क्या बोलते हैं उनको, एक साहित्यिक शब्द है प्राचीन भारतीय परंपरा में, उनको बोलते हैं शब्द भूल गया मैं, किन्नर, किन्नर बोलते हैं, किन्नर एक शब्द है, किन्नर बोलते हैं, हाँ वो है। तो इनके बारे में एक पूरा विमर्श चल रहा है समाज में। कहा जा रहा है कि समाज का जो स्त्री और पुरुष के नाते दो एकदम बहुत वाटर टाइट, बहुत बहुत कठोर श्रेणियों में विभाजन है, उससे समाज को मुक्त करना चाहिए, और स्त्री स्त्री से भी और पुरुष पुरुष से भी अपनी निजता को व्यक्त कर सकता है। अब इसके ऊपर मैं अगर अपनी राय बताऊं, मेरी व्यक्तिगत राय क्या है, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज का तो समर्थक तो मैं कदापि नहीं हो सकता हूं मैं, परंतु यह है कि इसका मुझे लगता है कि इसका मैं विरोध भी क्यों करूं। मुझे तो कोई मतलब भाई, एक तो ये सब बातें मुझे पता भी नहीं है, मेरा ज्ञान इन सब के बारे में नहीं है, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा ये भी मुझे नहीं पता है। इसलिए जब तक मैं इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं पकड़ लूंगा तब तक मेरे लिए ये कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलते रहने देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कुछ बातों पर हम तटस्थ भी रह सकते हैं, परंतु हमको हमारा मस्तिष्क
जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में निष्क्रिय नहीं रह सकता है। निष्क्रियता का भाव जिस क्षण समाप्त हो जाता है हमारे मस्तिष्क का, उसी क्षण हमारे मस्तिष्क में शुरू हो जाता है विश्लेषण। और जैसा आप लोगों ने कहा कि विश्लेषण के माने क्या होते हैं कि किसी भी पढ़ी हुई सुनी हुई चीज पर हम अपने मस्तिष्क को लगाएं, दिमाग को लगाएं हम, और उस लगाने के बाद जो प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, वो चाहे समर्थन की का भाव हो, चाहे वो आलोचना का भाव हो, चाहे वो निष्पक्षता का भाव हो, वो हमारा विश्लेषण होता है, वो हमारा अपनी प्रतिक्रिया होती है। और तीसरे चरण में शोधार्थी से जब हम लेखक के तक अपनी यात्रा संपन्न करते हैं, पहले मैंने कहा सर्वप्रथम हर व्यक्ति पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है। दूसरे चरण में वो शोधार्थी हो जाता है, शोध करता है। बहुत सारे लोग हमने समाज में देखे होंगे कि जिनकी दृष्टियां बहुत बारीक होती हैं, चर्चा में, वार्ता में, चीजों को समझने में, बताने में, अच्छे बौद्धिक व्याख्यान देने में बहुत तेज होते हैं। वो क्यों क्यों बहुत तेज होते हैं? क्योंकि वो अपने आसपास चीजों को देख के, पढ़ के, समझ के, और वो हम सबका ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। परंतु वो लोग लिखते उठते बहुत ज्यादा नहीं है, और इसलिए उनकी बातें हवाई, उन्होंने जब तक कहा कहा, नहीं कहा तो चले गए। परंतु सबसे श्रेष्ठ स्थिति जो होती है वो होते कोई शोधार्थी लेखक के रूप में परिणत हो जाए, लेखक के रूप में अपनी यात्रा को समापन करे। इसलिए हम सबको लिखने के लिए कहा गया है। जो भी हम शोध हम करते हैं, जो भी आप लोग पीएचडी करेंगे, तो शोध के बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा। वो लिखना क्या होता है? वो लिखना आप लोगों की होती है, थीसिस होती है। तो हम जब लिखते हैं किसी चीज को, तो अपनी उन्हीं रिएक्शंस को, अपनी उन्हीं अभिवृत्तियों को, अपनी उन्हीं बातों को हमको लिखना पड़ता है। और उस लेखन में जब हमने एक तथ्य का उद्घाटन किया कि महात्मा गांधी की ये मान्यता थी कि सत्य ही ईश्वर है, तो इसको हम सत्य ही ईश्वर है, हम केवल इतने तक ही अपनी बात को नहीं रखते हैं। हम या तो उनके साथ खड़े नजर आते हैं ये बताने के लिए कि हाँ, कैसे सत्य ही ईश्वर है, क्योंकि इस संसार में सत्य से परे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सत्य, इसलिए सत्य ही ईश्वर है। या हम उनका खंडन भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं, सत्य से परे भी बहुत सारी चीजें हैं, और ईश्वर तो सत्य से कोई उसका तारतम्य ही नहीं है, ऐसे बात भी कह सकते हैं। और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये गांधी जी की अपनी व्यक्तिगत, ये उनकी सोच मान्यता थी, तो परंतु इसके विषय में बहुत अधिक परीक्षण करने का अवसर समाज में, संसार में है नहीं। तो इसलिए विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण होता है कि जब हम किसी चीज को जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के पश्चात उस पर अपना मस्तिष्क लगाएं, और उस मस्तिष्क को लगाने के बाद हमारे मन में जो भी वृत्तियों का विकास होता है उनको हम लिखते हैं। तो ध्यान करने की बात है, विश्लेषण जो होता है उसकी परिणति, उसका अंतिम रिजल्ट वो लेखन के रूप में ही आता है। और लेखन में क्या होता है, उसके मूल में क्या होता है? वो आपका विचार होता है। तो आप लोगों ने जो ये कहा कि आलोचना समर्थन, समर्थन विरोध, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें एक तो बात हम जोड़ सकते हैं कि इसमें तटस्थता का भी भाव रह सकता है। और लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्लेषण का क्रम आरंभ कैसे होता है, ये आपको ध्यान करना है कि हमको अपना मस्तिष्क का प्रयोग करके उस पे अपने विचारों का निर्माण करना है। ये सबसे बड़ा माध्यम है, ये सबसे बड़ा, जो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंपैरेटिव, सबसे बड़ी आवश्यकता है विश्लेषण होने का, कि हम कोई चीज हम पढ़ें या हम सुने तो उस पर हम अपना मस्तिष्क लगाएं, और मस्तिष्क लगाने के बाद उसके विषय में हम अपनी धारणा, अपने विचार, अपने चिंतन का निर्माण करें। ये विश्लेषण, इसको बोलते हैं विश्लेषण। और शोधार्थी के नाते हम सबको इसको कहां पर अंतिम मुकाम तक ले जाना है? इसको हमको लेके जाना है लेखन के रूप में। इसलिए हम जब भी कुछ चीज हम लिखें तो वो हमारा लेखन होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, कि हम विश्लेषण लिखें, हम केवल वर्णन करें, हम केवल उसके बारे में नकारात्मक लिखें, हम केवल उसके बारे में कुछ ऐसी बातें लिखें जो बातें कहीं से टीप के लिखी जा सकने वाली बातें होती हैं, या जो किसी ने पहले कहा उसको हम रिपीट कर दें। ये सब बातें विश्लेषण की श्रेणी में
नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान करना है कि विश्लेषण मतलब होता है कि आपको अपनी बात जरूर कहनी होती है। अगर हम अपनी बात नहीं कहे तो समझिए कि हमने या तो वर्णन किया है इसको, या हमने नकल मारी है, और या हमने कहीं टीपा है तो हमने फिर आलोचना वगैरह करके लिखा हमने। अब इन दोनों चीजों को जब हम मिलाते हैं, कंटेंट एनालिसिस हम कहते हैं, तो क्या मतलब होता है, हमको क्या समझ आता है? तो हमको ये समझ आता है कि अपने बहुत सारा जो शोध का परिमाण होता है, शोध का जो प्रकार होता है, विशेषकर जो लोग सिद्धांत और चिंतन की प्रक्रिया के शोध करने वाले शोधार्थी होते हैं, तो उनमें ध्यान करना होता है कि उनके लिए जो भी पुस्तक का शोध करते हैं वो, तो उसमें कंटेंट को देखना होता है। और विशेषकर जो साहित्यिक शोध होते हैं, जो 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 शोध भाषागत शोध होते हैं, उनमें तो कंटेंट ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर शोध करे प्रेमचंद के ऊपर, तो कैसे शोध कर सकता है? वो प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानियों और उपन्यासों को लेकर उनको पढ़े, और उनको पढ़ने के पश्चात वो उनमें से कुछ जो आधारभूत बिंदु हैं, जो विषय वस्तु है, उनको वो नोट करता है। उसी नोटिंग को हम कंटेंट बोलते हैं, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुचित तोमर का टॉपिक है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के की राष्ट्रवाद की परिकल्पना। तो इनका जो है विषय, इसमें केवल ठेंगड़ी जी के लेखन और वाचन, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने लिखा है, उसको ही पढ़ना है इनको। अब उसको पढ़ते हुए कैसे क्या करना है इनको? अब उसको पढ़ते हुए इनको उनके लेखन में जितनी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जो बारीक बातें हैं, उन सारी बातों को इनको नोट करना चाहिए। जैसे आजकल पवन सर हैं, एक पेपर हम लोगों ने किया है इंट्रोड्यूस पिछले साल से, उसको बोलते हैं रीडिंग टेक्स्ट। महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ना होता है। पवन सर आजकल क्या कर रहे हैं, वो हिंद स्वराज के ऊपर लेक्चर सबको वो एमए बच्चों को दे रहे हैं। अब लोग उसको सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं उसको। अब उनका क्या है, उनका हिंद स्वराज एक पुस्तक है छोटी सी, वो जो कर रहे हैं वास्तव में वो कंटेंट एनालिसिस ही है वो। तो क्या करते हैं वो, उसमें जितने अध्याय हैं, उन अध्यायों के अंतर्गत जो कहीं कहीं बातें हैं, उन बातों को एक एक करके वो स्पर्श करते हैं, उनको लेते हैं, उनको पढ़ के समझते हैं। फिर उनकी जो ज्ञान परंपरा है, उनकी जो चिंतन परंपरा है, जो उन्होंने सोचा, उन्होंने वेद पढ़ा है, पुराण पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, बहुत सारे और ग्रंथ पढ़े हैं। अब वो गांधी जी की बातों को कोरिलेट करते हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों से, और वहां से उसको जोड़कर जब उनके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि जो गांधी जी जो जो विचार कह रहे हैं, ये विचार तो वास्तव में पहली बार इस वेद में कहा गया है, इस पुराण में कहा गया, इस उपनिषद में कहा गया है। तो उस समय वो फिर अपने मस्तिष्क से इस बात की एक दृष्टि देते हैं, हिंद स्वराज की आलोचना की, कि गांधी जी ने जो बात कही हिंद स्वराज में, वास्तव में वो बात बहुत नई नहीं है। वो बात भारतीय चिंतन परंपरा का बहुत पुराना हिस्सा रहा है। परंतु या तो गांधी जी को उन बातों को पता नहीं होगा कि स्रोत कहाँ है, वो जानते नहीं होंगे, और या फिर उन्होंने उस स्रोत का उल्लेख करना उचित नहीं समझा होगा। इसलिए उनके हिंद स्वराज में बहुत सारा नवीनता नहीं है। पवन जी की जो रीडिंग है हिंद स्वराज की, उनके हिसाब से गांधी जी के हिंद स्वराज में बहुत ज्यादा नवीनता का भाव नहीं है। वो जो एक सहज सरल भारतीय पारंपरिक जीवन शैली होती है, जिसमें गांधी जी का जन्म हुआ, वो पले बढ़े, उनके अपने विश्वास, उनके अपनी चिंतन प्रक्रिया का विकास हुआ, और जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा, उसी चीजों को देख के फिर वो साउथ अफ्रीका गए, इंग्लैंड गए, पश्चिम गए, तो उन्होंने उन दोनों चीजों का एक विश्लेषण करके अपना छोटी सी पुस्तक की रचना की, और कहा कि ये एक दृष्टि है, जो दृष्टि मैं देखता हूं कि इस प्रकार के हिंद स्वराज की कल्पना भारत के लिए हो सकती है। तो हिंद स्वराज का जो पढ़ाई है, वो वास्तव में वो कंटेंट एनालिसिस ही होता है। तो अब हम सबको इस विषय को, इस प्रविधि को
शोध की इस प्रविधि को, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस, जिसके अंतर्गत हम किसी भी पुस्तक का, किसी भी लेख का, किसी भी विचार का, किसी भी ग्रंथ का हम अध्ययन करके उसकी विषय वस्तु को हम सार संक्षेप में लिखते हैं और फिर उसके बारे में अपनी और औरों की भी दी हुई आलोचनात्मक दृष्टि से उसको हम व्याख्या करते हैं। इसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो अब इस प्रविधि को हम सबको अपने अपने शोध में अप्लाई करना है। इसको हमको अपने अपने शोध में हमको इसको लागू करना है। वो कैसे लागू होगा? तो कंटेंट एनालिसिस मेथड के एप्लीकेशन का, इसके लागू करने का जो प्रमाण है, इसकी मात्रा है, ये 10, 20, 30, 40% से लेकर और 100% तक एप्लीकेबल हो सकती है। जैसे जो सुचित तोमर का टॉपिक है, इनके टॉपिक का 100% जो शोध की प्रविधि है वो कंटेंट एनालिसिस मेथड ही होता है, क्योंकि ना तो इनको कोई फील्ड वर्क करना है, ना इन्हें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ना इन्हें कोई सर्वे करना है, ना इन्हें कोई सैंपल चाहिए। जितने भी एम्पिरिकल रिसर्च के, जितने भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो प्रकार हैं, तरीके हैं, वो सब के सब सुचित तोमर के टॉपिक पर इनएप्लीकेबल हैं, वो लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इनका विषय ऐसा है। इनका तो कैसा विषय है? इनका विषय है कि एक निश्चित लेखक का विचार का अध्ययन करना। उस विचार का अध्ययन ये कैसे करेंगी? ये उसके पुस्तकों को, लेखों को, विचारों को पढ़ के सुनकर करेंगी। और इसलिए उसको पढ़ते हुए, सुनते हुए इनको क्या करना है? इनको प्रमुख मुद्दों को, प्रमुख बातों को, प्रमुख सूत्रों को, संकेतों को लिख लेना है। और लिखने के पश्चात ये ध्यान करना है कि उन बातों पर क्या क्या और लोगों ने कहा है, सुना है। जैसे चूंकि दत्तोपंत जी नए, इनको लोगों ने बहुत लंबे अरसे तक ये समझा कि ये चिंतक है ही नहीं, विचारक है ही नहीं, ये तो एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने केवल काम किया है। लेकिन पिछले 5, 7, 10 वर्षों से इस प्रकार के जो एक्टिविस्ट और थियरिस्ट, जो काम करने वाले भी हैं और सिद्धांतकार भी हैं, ऐसे लोगों के विचारों के अध्ययन का क्रम बना। इसी प्रकार से दीनदयाल जी का भी विचार है, जो भानु जिसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और दीनदयाल जी के विचारों का अध्ययन आरंभ हुआ है, परंतु ये अध्ययन अभी भी केवल विश्वविद्यालयों के विभागों में ही हो रहे हैं। अभी जो मुख्य धारा का जो चिंतन और लेखन, जिसको आप बोलते हैं स्कॉलरशिप जो है, उसके ये लोग हिस्से नहीं बन पाए हैं। और इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि सुचित तोमर को और भानु को अपने अपने विषयों का अध्ययन करने के लिए बहुत ज्यादा शोध सामग्री मिलनी सहज नहीं है। तो यहाँ पर शोध सामग्री से मेरा मतलब क्या है कि इनके ऊपर सेकेंडरी लिटरेचर जो लोगों ने लिखा है वो मिलना संभव ही नहीं है। दीनदयाल जी पर तो तभी पिछले 5-7 सालों में कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ किताब लिख दी है, 4-4 किताबें लिख दी हैं। लेकिन दत्तोपंत जी का तो पूरा पूरा मामला ब्लैंक है। इनका तो जो अपना ही लेखन है वही केवल प्रकाशित है। बाकी इनके लेखन का कोई विश्लेषण, कोई उसकी मीमांसा, कोई उसकी आलोचना, कोई उसकी समीक्षा, ये है ही नहीं। तो अब क्या क्या करना है इसमें? अब सूची के लिए सबसे संकट होगा कि हम एक अच्छे शोध का हम एक ये आधार मानते हैं कि उस शोध के विषय पर जितना अब तक शोध किया गया है उसका भी रिफ्लेक्शन हमारे शोध में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अध्ययन करता है भारत नेपाल संबंधों पर, तो भारत नेपाल संबंधों पर अब तक जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन हुआ है, जितने महत्वपूर्ण पेपर्स का प्रकाशन हुआ है, तो उन सब का जिक्र इनके शोध में होना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि हाँ, ये जो बातें कहने जा रहे हैं उन बातों को कहने से पहले ये जो पूर्व में कही गई बातों से ये वाकिफ हैं, ये उन बातों को जानते हैं ये, और इसलिए उन बातों को सोचकर, जानकर, समझकर, अपना मस्तिष्क लगाकर तब ये काम कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा ऐसा जो सुखद अनुभूति वो सूची को नहीं होगी, क्योंकि सूची के विषय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साहित्य पर कुछ लोगों ने लिखा ही नहीं है। तो इनको एकदम अपना, जिसको हम बोलते हैं जो प्योर रिसर्च होता है, जो विशुद्ध रूप से इनके अपने ही विश्लेषण के आधार पे लिखा जाना है, उस प्रकार का लेखन सुची तोमर के द्वारा होगा या होना चाहिए। लेकिन और लोग जो हैं, जिन और भी लोगों का टॉपिक जिसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत जिनके विषय में थोड़ा बहुत एम्पिरिकल रिसर्च का भी इनपुट है, जिनको थोड़ा बहुत फील्ड वर्क भी करना है, उनको भी ध्यान करना है कि हमको हर विषय का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो हमको लिखना ही चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि हर शोध का जो पहला अध्याय होता है वो आमतौर पे उस विषय के सैद्धांतिक पक्ष के विश्लेषण के बारे में होता है। तो जब भी हम सैद्धांतिक पक्षों का विश्लेषण करते हैं तो हम विभिन्न लेखकों की लिखी हुई किताबों का ही हम अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा दिए गए विचारों का ही हम अनुशीलन करते हैं। और जैसे हमने ये काम शुरू किया, तुरंत कंटेंट एनालिसिस प्रविधि का प्रयोग हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। हमने उस किताब को पढ़ा, हमने उस किताब को पढ़ के उसके मुख्य विषय वस्तु को हमने लिखा, बिंदुओं को लिखा हमने, फिर हमने देखा कि जो जो बातें इस विषय के ऊपर कही गई हैं, इनके ऊपर किन किन लोगों ने अभी तक अपना शोध, विश्लेषण, लेखन, आलोचना प्रस्तुत किया है और नहीं किया है। फिर हम अपने व्यवहारिक अनुभव, जीवन, अध्ययन, शोध के आधार पे अपनी ही आलोचना को हम उसमें उसका उद्घाटन करते हैं। परंतु जो मेथड होता है वो प्रविधि कंटेंट एनालिसिस की ही होती है। इसलिए आप सबको इसी प्रकार से हम लोग बुक रिव्यू करते हैं। बुक रिव्यू हमारा किस प्रकार का होता है, आप सबने शायद बुक रिव्यू किया होगा, मैंने आप लोगों को बुक रिव्यू करने के लिए बताया था। तो कैसे करते हैं बुक रिव्यू? बुक रिव्यू भी वास्तव में कंटेंट एनालिसिस के मेथड के द्वारा ही किया जाता है। हमने कोई किताब को हमने लिया, उसको हमने पूरा पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते उस किताब की अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी नवीनता, उसमें अपारंपरिक तत्वों का समावेशन, उसमें कुछ पुरानी चीजों का रिपीटेशन, वो किताब कहीं से टिप ली गई है, ये बात, साहित्य चोरी, विश्लेषण का अभाव, ये सारे बात उसको पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में आते रहते हैं और उसी हिसाब से हम उसको क्रमबद्ध रूप से अपने एक नोट पर, पैड पर उसको हम लिखते जाते हैं उसको। और जब तक हम किताब को पढ़कर पूरी समाप्त करते हैं तब तक उस किताब के का पूरा पूरा कंटेंट हमारे ध्यान में आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका मूल तर्क क्या है, इसमें कितने प्रकार के अध्यायों के रूप में किस प्रकार की बातें कही गई हैं। जैसे हमको वो विषय वस्तु हमको पता लगती है और हमने पढ़ते पढ़ते अपने मस्तिष्क को हमने उसमें लगाया था, उसमें हमने इन्वॉल्व किया था, तो उन चीजों की अच्छाई बुराई भी हमको पता लगती रहती है। और इस प्रकार से हमारा एक ड्राफ्ट जो है, एक हमारा प्रारूप रिव्यू का, वो तैयार हो जाता है। और बाद में उसी को हम सरल शब्दों में हम उसको वाक्य रूप में लिख दें तो हमारा पुस्तक समीक्षा हमारी हो जाती है। तो ये जो कंटेंट एनालिसिस का मेथड है, ये वास्तव में सोशल साइंसेस में ये बहुत, या यूं कहें सबसे महत्वपूर्ण मेथड को इसको हम मान सकते हैं। कुछ भी आप करेंगे, कुछ भी आप पढ़ेंगे, कुछ भी आप अनुशीलन करेंगे, तो आपको इसी मेथड का प्रयोग करना होता है। मतलब कि हमने जब पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते उस पुस्तक का, लेख की विषय वस्तु को हमको जरूर नोट करना चाहिए। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों का तो अभ्यास हो जाता है, किताब पढ़ते पढ़ते उसके मार्जिन पे, उसके दाएं बाएं हाशिए पर कुछ लिख देते हैं, या कुछ लोग बिंदु बना लेते हैं अलग से, या कुछ लोग उसी में हाईलाइट मार्क कर लेते हैं। ये क्या है? ये वास्तव में कंटेंट को ही समायोजन करना होता है। ये उस पुस्तक या लेख में दी गई विषय वस्तु को ही समायोजन करना होता है।
और बाद में जैसे दोबारा हम उसको पढ़ के जब उसका हम उसके बारे में अपने विचारों को लिखते हैं, वो चाहे अच्छे विचार हो, चाहे उसके समर्थन में हो, चाहे उसकी नवीनता के बारे में हो, चाहे उसकी प्रशंसा के बारे में हो, या उसकी न्यूनता है, उसकी कमी है, आलोचना इसके बारे में हो, परंतु हमारा विचार जरूर होना चाहिए। जैसे हमने लिखा वैसे ही हमने उस कंटेंट का हमने विश्लेषण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से कंटेंट एनालिसिस मेथड जो जो है नॉन रिएक्टिव रिसर्च की श्रेणी का ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है ये। और सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञानों में और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जो भाषा के आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। साहित्य मतलब वो जो हमारे समक्ष लेखन में उपलब्ध है। तो पूरा प्राचीन भारतीय साहित्य, वेद पुराण उपनिषद, कौटिल्य के, मनु के, जो शुक्राचार्य के, और मैं तो बहुत सारा मुझे पता नहीं है, जितने भी लेखक हैं, जितने भी लेखकों के जो कृतियां हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो की, मैकियावेली की, मार्क्स की, जितने भी हैं, ये सब के सब हमारे लिए साहित्य हैं। और इन साहित्यों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको इनका कंटेंट पता लगता है, और जब उस कंटेंट को जान के हम उस पर अपनी बात को कह देते हैं तो वो कंटेंट एनालिसिस हो जाता है। और ये भी शोध की, मैंने तो आपसे कहा कि सोशल साइंस में ये बहुत अधिक प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। जो भी लोग लेख लिखते हैं, विचार करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी नई शिक्षा नीति आई, तो नई शिक्षा नीति पर अगर आप कुछ लेख लिखेंगे तो क्या होगा, उसकी विधि क्या होगी लिखने की? उसकी विधि कंटेंट एनालिसिस मेथड ही विधि होगी लेख लिखने की। क्योंकि नई शिक्षा नीति में ना तो आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, ना आंकड़ा, फिर कुछ नहीं। वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक दस्तावेज है, उसको आपको पढ़ना है। पढ़िए उसको, उसकी विषय वस्तुओं को नोट कर लीजिए, और उसके बारे में फिर अपना अपना जो चिंतन है वो लिख दीजिए। तो आपका एक शोध पत्र आपका तैयार हो गया कहीं पर छपने के लिए। और जो और लिखे भाई कैसे आपने शोध किया इसको, तो उसमें हमें ये कहना है कि ये हमारा जो है, ये हमारा शोध की पद्धति, हमारी ये कंटेंट एनालिसिस मेथड से हमने शोध किया इसको। तो इस प्रकार से हम सबको ध्यान करना चाहिए कि अपने जब भी हम शोध प्रविधि को लिखें, जब भी हम अपने साइनॉप्सिस का, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट लिखें, क्या पार्ट रहेगा, तो उसमें हमको इन बातों को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे शोध की प्रविधि जो है कैसी है, क्वालिटेटिव है मूलतः या क्वांटिटेटिव है। फिर हमको लिखना है कि इसमें हमने कंटेंट एनालिसिस मेथड का प्रयोग किया है हमने इसमें। फिर इसमें आगे चल के हमारे शोध का जो मूल आधार है वो प्राइमरी की सेकेंडरी सोर्स है, ये लिखना चाहिए हमको। तो इस प्रकार से जितना हम विस्तृत और क्लियर कट शोध प्रविधि को अपने प्रस्ताव में लिखेंगे, उतना ही सहज अध्ययन करना हमारे लिए भी हो जाएगा, और जो उसको पढ़ेगा देखेगा वो भी जान जाएगा कि किस प्रकार की शोध प्रविधि का आपने प्रयोग इसके अंदर किया है। तो अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि मुझे आप कुछ सब पूछना अपने है अपने सर अनीता। हाँ जी सर मुझे, बताओ। हाँ सर आप क्या बता रहे थे? ये कंटेंट एनालिसिस के बाद क्या बता रहे थे? आवाज कट रही थी आपकी। और क्या बताया मैंने? यही बताया मैंने। नहीं, आपने अभी बताया ना कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में तीन मतलब लिखना चाहिए, पहले क्वांटिटेटिव की है या क्वालिटेटिव है, उसके बाद फिर कंटेंट एनालिसिस हाँ। किया है, उसके बाद आप कुछ बता रहे थे, आवाज कट रही थी आपकी। उसके 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 बाद मैंने ये मैंने बताया कि आपको ये भी लिखना चाहिए कि आपके शोध का जो मूल सामग्री है, शोध का मूल आधार है, वो सामग्री मूलतः प्राथमिक है कि सेकेंडरी है, द्वितीयक है। थैंक यू सर। ठीक, ये भी लिखना चाहिए। हाँ, और कोई बताएं? और किसी पूछना, किसी कुछ पूछना है क्या इसके बारे में आज जो हमने बातचीत की? नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं। चलो कोई बात नहीं, पूछने काम तो होना ही चाहिए, चाहे मैं पूछूं। तो मैं अब आपसे ये पूछता हूं कि लगभग सबका ही टॉपिक अभी फाइनल टाइप का हो गया है, बन गया कि इस पे मुझे काम करना है। तो आप ये मुझे आप ये बताइए कि आपका जो टॉपिक आपने लिया है, इसमें कंटेंट एनालिसिस प्रविधि का
प्रयोग किस डिग्री तक, किस किस हद तक और कहां कहां आपके लिए उचित रहता है? बताओ, कौन बताएगा इस बारे में? बताइए। विषय समझ आया? प्रश्न समझ आया? नहीं, प्रश्न समझ नहीं आया मेरा? प्रश्न मेरा समझ आया सबको? प्रमोद जी, प्रश्न मेरा समझ आया? सर एक बार फिर से बोलिए। हाँ, मैंने ये प्रश्न किया कि अभी अभी कंटेंट एनालिसिस मेथड क्या, ये मैंने बताया, यस सर। और मैंने बताया कि इसका उपयोग हमको कैसे कहाँ करना होता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों का जो जो शोध का विषय तय हुआ है, अंतिम रूप में आ गया है, वो लगभग उन शोध विषयों में, यस उन शोध प्रस्तावों में कंटेंट एनालिसिस मेथड का प्रयोग किस हद तक और किन किन अध्यायों में लिखने के लिए हो सकता है? बताइए। या नहीं समझ आया? आगे सर आगे। यस सर। हाँ, बताइए। सर कंटेंट या एनालिसिस। कल बताएंगे? हाँ कल भी बता सकते हैं सर, यह भी। सर मणि प्रभा। हाँ जी मणि, बताओ। सर जैसे मेरा टॉपिक जो अभी फिलहाल जो डिसाइड हुआ है वो है चिर पुरातन और आधुनिक भारतीय समाज के नीति निर्माण के संबंध में महिलाओं की भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती के परिप्रेक्ष्य में। तो मेरा जो साहित्य है महर्षि दयानंद सरस्वती के परिप्रेक्ष्य में, उसमें मैं कंटेंट एनालिसिस और महिलाओं, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, उस पर मैं कंटेंट एनालिसिस मेथड का यूज कर सकती हूँ। हाँ ठीक बात है। और क्या बताओ? एक और बताओ, बस एक का समय हमारे पास बचा है, बाकी हमारा समय पूरा हो गया है। सर और कोई बताओ। जैसे भारत नेपाल संबंध में सर हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जो पुरानी उसके बुक रिव्यू के दौरान की जो चीजें लिखी गई हैं पहले, और जो हमें नया खोजना है, या जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी ली है उसके संबंध में कंटेंट एनालिसिस कर सकते अच्छा, नहीं तो आप जैसे कह रहे हैं कि जो पुराना लिखा हुआ है, पुराने लिखे हुए हम क्या करेंगे? हम पुराना क्या लिखा हुआ भारत नेपाल संबंध पर? मतलब सर जो जितने विषय वस्तु, जितने एस्पेक्ट हैं भारत नेपाल संबंध में, कुछ लोगों ने जियोग्राफिकल किया होगा, कुछ लोगों ने अलग अलग रिजीम में किए हैं, कंपोनेंट्स में किए हैं, तो उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे अपने टॉपिक का, उसमें उन सभी चीजों का जिक्र होना चाहिए। हाँ नहीं, ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था मैं कि ध्यान करने की बात है कि अगर कोई सेकेंडरी काम है, अगर किसी ने भी विश्लेषणात्मक ही लिखा है, तो ध्यान करने की बात है कि वो भी व्यक्ति पहले के कामों को अपने अंदर वो समाहित करके लिखा होगा। यस सर। इसलिए सेकेंडरी कामों के अध्ययन में आमतौर पे कंटेंट एनालिसिस का स्कोप कम होता है, कम होता है। ठीक है ना? जैसे जैसे मान लीजिए कि जो भारत नेपाल संबंध पर बहुत सारी किताबें लिखी है विमल प्रसाद जी ने, बहुत सारी की किताब लिखा है इन्होंने। एस.डी. मुनि की भी किताबें हैं इसके अंदर कुछ। तो इन लोगों ने जो भी किताबें लिखी होंगी, उन किताबों में जो भारत नेपाल के पुराने जो दस्तावेज हैं, संधियां हैं, समझौते हैं, जो घटनाएं हैं, इन सबका अध्ययन इन लोगों ने किया है। इसलिए इन्होंने भी रिपीट चीजें ही लिखी होंगी। ठीक है ना? तो उसको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत हम दो प्रकार की चीजों का हम मूल अध्ययन करते हैं। पहली बात तो ये कि वह चीजें जो प्राथमिक स्रोत के नाते हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हिंद स्वराज का लाखों बार लोगों ने अध्ययन किया है, लेकिन अगर आप हिंद स्वराज का अध्ययन दोबारा करते हैं तो आपके लिए हिंद स्वराज कंटेंट एनालिसिस का एक विषय बन सकता है। या मैंने या जैसे ये मणि प्रभा कह रही है कि अगर ये अध्ययन करना चाहती है दयानंद सरस्वती पर, तो उनकी जो रचनाएं हैं, आनंद कौन सा उनकी किताब है? सर सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश। प्रकाश। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश, आनंद मठ, मुझे ध्यान आ रहा था इनकी बंकिम जी की।
17 प्रकार किताबें उनकी, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, और उसका अध्ययन, उसका आपको कंटेंट एनालिसिस आप आराम से कर सकती हैं उसको। लेकिन अब दयानंद जी के ऊपर मान लो किसी टेक्स्ट बुक में लिखा, वीपी वर्मा जी की किताब है उसको, तो उसको आपको कंटेंट एनालिसिस नहीं करना है। तो एक तो ये कि जो प्राथमिक स्रोत के नाते हमारे पास उपलब्ध है सामग्री, उसका ही हमें कंटेंट एनालिसिस अधिकतर मात्रा में करना चाहिए। और दूसरा कंटेंट एनालिसिस हमको उसका करना चाहिए जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के रूप में मिलते हैं, चाहे कोई संधि हो, चाहे कोई समझौता हो, चाहे कोई नीतिगत कोई दस्तावेज हो, चाहे कोई प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के ऊपर अध्ययन करता है कि मैं अध्ययन करता हूं कि जो सपा पार्टी है उस पर अध्ययन करता हूं मैं, तो उसको अध्ययन करने के लिए सपा पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के जो नीतिगत इसके जो दस्तावेज हैं, इसके जो घोषणा पत्र समय पर आते रहते हैं, जिन चिंतकों विचारकों को अपना आदर्श मानकर ये काम करता है, उनका अध्ययन करके उसमें से बिंदुओं को निकाल के हमको अपने निष्कर्ष को, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी जो सेकेंडरी सोर्स हैं उनमें कंटेंट एनालिसिस हमको बहुत ज्यादा अवसर नहीं होता है करने का, ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज की मेरी बातचीत पूरी होती है। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो बताइए। सर मैं नेहा बात कर रही हूँ। हाँ जी नेहा जी। सर जैसे मैंने टॉपिक सर लिए सर, अभी फाइनल नहीं हुआ सर टॉपिक सर, मैंने सोचा था कि सर मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे करूंगी। तो सर उसमें सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर जो मतलब एक पीरियड लिया है सर 2014 से लेकर 2019 तक, तो उसमें जो काम किया है सर उस पर मैं सोच रही हूँ सर वुमेन एम्पावरमेंट। 16 से 19 तक, 14 से 19 सर, 14 से 19 तक। अच्छा 14 से 19 तक, अच्छा अच्छा। तो सर जैसे सर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, 5 साल का समय कम होता है, कम होता है 5 साल का, 10 वर्ष कम से कम समय होना चाहिए किसी अध्ययन के लिए, ठीक है ना। तो ये एनडीए की बजाय आप यूपीए पर कर सकते हैं, उसका कालखंड था 10 वर्ष का, मनमोहन जी का कार्यकाल, उसमें मतलब ऐसे करना चाहिए हम लोगों को। कोई बात नहीं, आगे बताओ, आगे बताओ फिर सर क्या इसमें हुआ। जैसे सर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं सर जो बनाई है वुमेन के लिए सर, इस पे हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है जी सर। चलिए ठीक है, फिर कल से मिलते हैं जी। कोई बोल रहा है क्या कुछ? राजकिशोर सर। हाँ जी राजकिशोर जी। सर जैसे फिर इसमें जो जैसे कि हम भारत चीन संबंधों का मान लीजिए अध्ययन कर रहे हैं, तो जो मान लीजिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा तो हम तो किसी की लिखी हुई किताबों को ही पढ़ेंगे इंडिया चाइना पे, तो वहां पर कंटेंट एनालिसिस नहीं होगा फिर? नहीं देखो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर दूसरी बात होती है राजकिशोर जी, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है ये शोध प्रविधि नहीं है ये, ठीक है। जी सर, वो ये समझ रहे हो। ये तो एक काम होता है जो किताब को लिख के उसके अंदर क्या है ये आप लिखते हैं। इसका हेतु केवल इतना होता है कि आपके अध्ययन के विषय को, के महत्व को बताया जा सके कि हमने जो विषय लिया है वो पहले किसी भी किताब में अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए हमारा विषय नया, इस पर हम नया अध्ययन करेंगे, इस पर हम। जी सर, इसका मतलब जो भारत, नहीं, हाँ भारत चीन समझौते संधियां जो है उन्हीं से रिलेटेड का कंटेंट एनालिसिस होगा। हाँ उस पर अगर है तो उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं, जी ठीक है ना। जी सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू ठीक सर। है फिर, ठीक है कल मिलते हैं दोबारा 9:30। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसका किसका टॉपिक फाइनल हो गया भाई? सर आपका हो गया? हाँ मेरा तो अप्रूवल आ गया गुरु जी से। आप भी भेज दो सर के पास। मैंने भेजा है, उनको मेल किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। व्हाट्सएप पे कर दो आप, व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप पे कर देते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पे